हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम लोग मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा के गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार हमारे पेशेंट्स ओपीडी में जो आते हैं उनकी सोनोग्राफी पे बच्चे के आजू बाजू पानी कम होता है और वो कम पानी होने के कारण बच्चे के होने वाले माता पिता में काफ़ी टेंशन होती है, उनके रिलेटिव्स में काफ़ी टेंशन होती है। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, अब आगे क्या होगा, बच्चे को अंदर कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कहाँ डिलीवरी कराना है, बच्चे को कांच की पेटी में तो नहीं रखना है, कितनी बार सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, इस सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमते रहती हैं। हम लोग हालांकि ओपीडी में बहुत ट्राई करते हैं सबको समझाने का और हम लोग अच्छे से समझाते भी हैं। तो आज हमने सोचा कि इस विषय पर हम लोग चर्चा करें। इस चीज़ को हम लोग मेडिकल भाषा में ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं। तो सपना, ये ओलिगोहाइड्रोमनियोस मतलब क्या, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हमारे व्यूअर्स को आप समझाएं कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे सवाल है कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस क्या होता है। ओलिगो मतलब कम और हाइड्रोमनियोस मतलब पानी। अगर हम समझेंगे कि जो फीटस है, बेबी है, वो एक वाटर बैग में रहता है, एमनियोटिक सैक में रहता है और उसके अंदर जो पानी होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जब ये पानी का हमारे जो मेजर्ड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अगर ये पानी कम होता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड को हम लगभग बुक्स में ऐसा बोला जाता है 5 to 25। ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ml की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ जो 5 से कम है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं और कोई भी जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 25 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलते हैं। पॉली मीन्स पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये बताओ कि आपने जो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बोला, इसको हम लोग लाइकर एमनियाई भी बोलते हैं, तो वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और उसका रेगुलेशन कितना होता है, कितने वीक्स पे कितना ml होता है, कितना होता है तो हम कम बोलते हैं, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं कितने ml में है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, तो ये जो पानी हम बात कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि बच्चे के जो वाटर बैग का पानी है ये बच्चा खुद बनाता है और ऐसा बोला जाता है कि उसका खुद का जो किडनी से यूरिन बन रहा है वही ये पानी होता है। वो ये पानी पीता रहता है, किडनी से यूरिन बनता रहता है और इस तरह से पानी बनता रहता है। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो पानी है ये अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में चेंज होता है और लगभग 20 to 22 वीक्स के बाद ये बढ़ना शुरू होता है और बाद में जब डिलीवरी का समय आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में जब 37 to 40 वीक्स के आसपास ये वापस कम होना शुरू होता है। इसमें कई सारी चीज़ें होती है कि ये जो पानी है ये बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, एक कुशन का काम करता है और बच्चे का जो लंग और ओवरऑल किडनी का डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इस पानी में ही बच्चा अपना मूवमेंट कर पाता है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ये बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। आप क्या बोलेंगे? बच्चे का जो लंग का डेवलपमेंट होता है वो 24 वीक्स ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। ये जो लाइकर एमनियाई है उसका मेजर कंपोनेंट बच्चे के किडनी से होता है और थोड़ा बहुत कंपोनेंट बच्चे के लंग से होता है और थोड़ा बहुत कंपोनेंट जो एमनियोन करके एक मेम्ब्रेन होती है जिस थैली में बच्चा रहता है उससे होता है। 24 वीक्स के बाद ये वॉल्यूम धीरे धीरे 300, 400, 500 ml बढ़ना स्टार्ट होता है। लगभग 32 वीक्स, 34 वीक्स तक ये पीक पे होता है, लगभग 1200-1300 ml। और जैसे जैसे डिलीवरी के पास आते हैं 36, 37, 38 वीक्स पे बच्चा पानी ज़्यादा पीना चालू करता है और बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल कम होता है, वो नॉर्मल होता है। तो इस हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन होता है। अच्छा, ये जो हम लोग ओलिगोहाइड्रोमनियोस के बारे में आज बात कर रहे हैं वो कितना कॉमन है, मतलब कितने लोगों में हमको देखने को मिलता है, आज हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? ओलिगोहाइड्रोमनियोस बहुत कॉमनली देखने में आता है और कई बार कन्फ्यूजन्स है, मिथ्स है इसको लेके। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग आती है। तो ऐसा माना जाता है कि 5 to 15% केसेस में लगभग ये देखने में आता है। बट ये कितने वीक्स पे देखा गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर पेशेंट की डिलीवरी की तारीख के आसपास तो ये बहुत ही कॉमन है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा कि 37 वीक्स के बाद जैसे बच्चा ज़्यादा पानी पीने लगता है तो पानी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा कम होता है। और 40 वीक्स की, यहाँ पे हम वीक्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि हमारे प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 40 वीक्स का होता है। और कोई भी प्रेगनेंसी जो डिलीवरी की तारीख के ऊपर जाती है 40+ वीक्स, तो ये बहुत जल्दी कम होता है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉमनली देखा जाता है, बट ये कितने वीक्स में देखा गया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपने आगे भी डिस्कस किया, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड भगवान ने बनाया क्यों है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, बच्चे को क्या मदद कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड जो वाटर बैग है वो बच्चे की बहुत एक कुशन की तरह होता है। माँ के पेट में बच्चा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम, शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है। माँ के पेट में बच्चे का बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करता है। उसके अलावा उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। बच्चे के लंग डेवलपमेंट, किडनी डेवलपमेंट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो उसको इन्फेक्शन से बचाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम लोग कई सारी टेस्टिंग भी करते हैं। हमारे कुछ इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, तो इसमें से भी हम काफ़ी चीज़ें मैटरनल सेल्स और फीटल सेल्स डिटेक्ट करके हम टेस्टिंग भी कर पाते हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर, अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं 7वें 8वें महीने पे कि उनको चोट लग गई, किसी छोटे बच्चे ने लात मार दी या 2 व्हीलर से गिर गए और डायरेक्ट पेट पे चोट लग गई, और हमारे पास ये देखने के आते हैं कि सर आप देख के बताइए, मैडम देख के बताइए कि अंदर बच्चा ठीक है कि नहीं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 99.9% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ भगवान है उसने पहले से ही बच्चे का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बना रखा है। जब कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पेट पे लगता है तो वो पेट पे, अगर जब पेट के अंदर यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर थैली होती है, थैली के अंदर पानी होता है, तो वो फिजिक्स का प्रिंसिपल है, जब कोई भी एक डायरेक्ट फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पानी की थैली पे लगेगा तो वो फोर्स सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो एक पॉइंट पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है और इसलिए स्प्रेड होने के कारण वो कुशन, गद्दे की तरह काम करता है और बच्चे को चोट लगने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिलीवरी के टाइम पे जब लेबर कॉन्ट्रैक्शंस पेन स्टार्ट होते हैं तो डायरेक्ट यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्टन प्रेशर है वो बच्चे के ऊपर नहीं आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर नहीं आता है, उससे कॉर्ड कंप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के अम्बिलिकल कॉर्ड बनाई है। और यही एक कारण है कि जिन बच्चों में, जिन माताओं में लीकिंग हो जाती है, पानी गिर जाता है या फिर पानी कम होता है, उसको डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, बच्चा लेट्रिन कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्वेश्चंस में बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि ये ओलिगोहाइड्रोनियोस जो चीज़ है, बच्चे के आजू बाजू कम पानी होना, ये हम लोगों को पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड में कैसे पता चलता है? सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब आपको अलग मेरे को अलग, या ये ऑब्जेक्टिव चीज़ है, कोई मेजरमेंट होता है? और इसका वीक्स के हिसाब से और परसेंटाइल MOMs के हिसाब से आप कुछ बारे में बताएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनास मतलब बच्चे का वाटर लेवल हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और ये हम सोनोग्राफी से करते हैं। तो अगर हम ऐसे बच्चेदानी या थैली को समझेंगे तो बच्चेदानी को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं और सोनोग्राफी वाइज हम हर क्वाड्रेंट में इनकी वर्टिकल पॉकेट्स को मेजर करते हैं। जो पानी की पॉकेट्स है सोनोग्राफी में वो हमको ब्लैक तरीके से दिखते हैं। और इसमें कुछ थोड़े से छोटे छोटे रूल्स होते हैं कि कॉर्ड वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फीटल पार्ट्स नहीं होना चाहिए। वो हमारे रूल्स के हिसाब से हम इनको मेजर करते हैं मिलीमीटर्स में, और सबको फिर हम उसको ऐड कर देते हैं और एक फाइनल टोटल निकालते हैं जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल 5 to 25 की रेंज हमको पता है कि ये है। एनीथिंग जो 5 से कम है उसको हम ओलिगोहाइड्रोमिनास बोल देते हैं, और 25 से अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनास के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपने बताया कि 22 या 24 वीक्स के बाद जो लंग का डेवलपमेंट चालू होता है और तब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी बढ़ना शुरू होता है। तो जब भी हम अपने क्लिनिकल चेकअप से पेशेंट को जब हम चेकअप के लिए बुलाते हैं तो सोनोग्राफी, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका रूटीन जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, हम लोग उनका पाँव में सूजन आ रही है कि नहीं ये सब चेक करते हैं। साथ में सोनोग्राफी करने के पहले हम उनका पर एब्डोमेन चेक करते हैं। इसमें हमारे लिए हम फंडल हाइट की बात करते हैं। फंडल हाइट मतलब यूट्रस उनका कितना एक्सपैंड हुआ है, कितना एनलार्ज हुआ है, और पर एब्डोमेन साइज उनके वीक के हिसाब से जो हम ऑलरेडी पढ़ते थे, वीक्स के हिसाब से उनके बच्चे का ग्रोथ एडिक्वेट है कि नहीं।
तो क्लिनिकल देखने से भी हमको काफ़ी हद तक समझ में आने लगता है कि जो यूट्रस का डेवलपमेंट है वो अप्रोप्रिएट वीक्स के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है कि नहीं। प्लस जैसे जैसे 7th और 8th और 9th मंथ की बात करते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, जो मदर है उसको फीटल मूवमेंट्स कैसे परसीव हो रहे हैं, कैसे वो महसूस कर रही है बच्चे का मूवमेंट। क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा कम होने लगता है तो कई बार उनको फीटल मूवमेंट्स महसूस नहीं होते, और इसमें आप पेशेंट को कंपैरिजन बोलते हैं कि पहले उनको कैसे मूवमेंट्स महसूस हो रहे थे और अब हाल में उनको कितने मूवमेंट्स महसूस हो रहे थे। तो वो बताते हैं कि पहले इतने हो रहे थे और अभी मुझे कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बट मोस्ट जो कन्फर्मेटरी थिंग है वो हमारा सोनोग्राफी है, हमारा अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। अब ये क्या होता है, जैसे आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बात करी है, तो इसमें क्या है, रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल उसको 100% प्रोटोकॉल के हिसाब से फीटल पार्ट्स नहीं है, कॉर्ड नहीं है, वही पॉकेट मेजर करते हैं, जबकि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम होलसम पिक्चर देख के हम उसको ध्यान में रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जैसे सपना ने बताया कि किसी रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा कि 7 है। अब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो 7 कौन से वीक्स पे हैं। स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं कि उस वीक पे इतना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के परसेंटाइल कितना है। हमको उससे भी एक स्टेप जाके आगे देखते हैं कि 50th परसेंटाइल पे है, 95th परसेंटाइल पे है या 5th परसेंटाइल पे है। अगर खाली एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं जाते 5 या 7, अगर वो परसेंटाइल 95 के आसपास है तो हमारे लिए वो नॉर्मल चीज़ है। अगर 5th परसेंटाइल से कम है तो वो हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ होती है, तो उसके लिए हम लोग उसका इलाज चालू करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस के कॉजेज, कारण क्या क्या होते हैं? जी, ओलिगोहाइड्रोमिनस के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे मैटरनल और फीटल का कॉजेज़ हम बता सकते हैं। बेसिकली जो मैटरनल कॉजेज़ में ये होते हैं कि मदर का जो ओवरऑल है ना, कई बार मदर्स को प्री एक्लेम्सिया होने लगता है। प्री एक्लेम्सिया में एक मेजर कारण होता है कि उनकी जो प्लेसेंटा का ओवरऑल डेवलपमेंट है और जो यूट्राइन ब्लड सप्लाई है, यूट्राइन मतलब वो आर्टरी जो मदर के यूट्रस में ब्लड सप्लाई करती है, जो बेसिकली बच्चे को न्यूट्रिशन और पोषण पहुँचाती है, तो उनमें अगर रेजिस्टेंस शुरू से ज़्यादा है, जो हमारे एंटी स्कैन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन है उससे भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आगे जाके उनको पानी कम होने की शक्यता या प्री एक्लेम्सिया का डेवलपमेंट या ओवरऑल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का रिस्क है कि नहीं। तो ये आजकल हम ये सब कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, पानी मतलब प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है, अगेन एल्डरली फीमेल्स हैं, और दूसरी कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड की गांठें हैं, एडिनोमायोसिस है, इस तरह की पहले से उनके यूट्रस में प्रॉब्लम्स रह चुकी है। कई बार स्मॉल यूट्रस होते हैं, छोटे यूट्रस होते हैं, यूनिकॉर्निएट यूट्रस होते हैं, तो ये सब कॉजेज भी होते हैं साथ में। कई बार कुछ इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो सकती है। और एक लास्ट में कई बार बेबी जो फीटस है, अगर फीटस की किडनी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, किडनी में या एक किडनी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, एक किडनी एब्सेंट है या उससे रिलेटेड और कोई एनॉमली है फीटस में, तभी ओलिगोहाइड्रोमिनस देखने में आता है। या फिर माँ का बच्चे का जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स टूट गया, कल्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, उसके कारण भी ओलिगोहाइड्रोमिनस होता है। अच्छा, आपने आगे डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए सिम्टम्स और साइंस क्या क्या होते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस के, मतलब पेशेंट को क्या डाउट हो तब वो हमारे पास आए कि पानी कम है, और हम लोगों को सोनोग्राफी के बिना जिन डॉक्टर्स के पास सोनोग्राफी नहीं होते वो कब सस्पेक्ट करेंगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनस है? देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि हम चेकअप्स कब बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जानकारी दे दूँ कि पहले 12 वीक्स तक हम उनको थोड़ा फ्रीक्वेंटली बुला रहे होते हैं, बट एक बार 12 हफ्ते की उनकी सोनोग्राफी हो गई, डबल मार्कर टेस्ट हो गए, उसके बाद हम उनको महीने में एक ही बार बुला रहे हैं। तो जब वो हमारे पास महीने में एक बार आ रहे हैं तो हम उनका रूटीन जनरल एग्जामिनेशन के साथ हम उनकी ये फंडल हाइट कि उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है यूट्रस का, प्लस बच्चे को सोनोग्राफी से जो डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं वो एक जनरल उनका लाइकर कैसा है, लाइकर मतलब यही पानी का भाग कैसा है, बच्चे की हार्ट बीट्स वगैरह कैसी है, बच्चे की ओवरऑल फीटल एक्टिविटी कैसी है, और बीपीडी के हिसाब से उनका एग्जैक्टली वीक्स कितना हुआ है, ये हम सोनोग्राफी से मंथ वाइज चेक करते हैं। इसलिए रेगुलर चेकअप्स और विजिट्स आर मस्ट। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ नॉर्मल है फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ पिकअप करने के लिए उनको हम जो रेगुलर टाइम पे बुलाते हैं वो आना कंपलसरी है, और हर विजिट में जब वो आते हैं तो हम ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब उनका हम 5th मंथ का जो हमारा 20 to 24 वीक्स के आसपास का जो बड़ा सोनोग्राफी कराते हैं उसमें हम एनॉमलीज को रूल आउट कर रहे हैं, तो हमको फीटल जो भी एनॉमलीज है वो हम रूल आउट कर चुके हैं कि बच्चे की किडनी और ओवरऑल जो एनॉमलीज है वो कोई नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद हमारा क्रिटिकल जो 3rd ट्राइमेस्टर चालू होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें हम उनको और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली 8वें महीने से 15-15 दिन में और 9वें महीने में हफ्ते में देखने के लिए यही बुलाते हैं कि उनका लाइकर कैसा है और बाकी सब पैरामीटर्स और ग्रोथ कैसी है। मतलब मोटे लबो लबाब में कि अगर पेट माँ का बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है 7वें महीने पे,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे के आजू बाजू शायद पानी कम हो, बच्चे को ग्रोथ कम हो रहा हो, या फिर माँ को अगर 24 वीक्स के बाद भी फिटल मूवमेंट परसीव नहीं हो रहा है, बच्चे के मूवमेंट्स पता नहीं चल रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओलिगोहाइड्रोनेस है। अच्छा, आज हम लोग ये ओलिगोहाइड्रोनेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो जाता है ओलिगोहाइड्रोनेस में कि हमको चिंता करने की ज़रूरत है? दूसरे शब्दों में बात करो तो ओलिगोहाइड्रोनेस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है माँ पे और बच्चे पे? ओलिगोहाइड्रोमेनस कौन से वीक में प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर डिलीवरी के आसपास पानी की कमी हो रही है तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है, जैसे हम शुरू से वीडियो में बताते आ रहे हैं। बट अगर ये ओलिगोहाइड्रोमेनस सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में लगभग 24 to 28 वीक्स के आसपास अगर हमको पता पड़ रहा है कि ओवरऑल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का जो परसेंटाइल लेवल है वो 50 परसेंटाइल से कम हो रहा है, क्योंकि अभी बच्चा इमेच्योर है, बच्चे की लंग का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, और मिनिमम बच्चे की लंग मेच्योरिटी 34 वीक्स के पहले नहीं डेवलप होती है। इसलिए हमको अभी 8 to 10 वीक्स प्रेगनेंसी को खींचना है। अगर पानी एकदम से कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी को हम खींच नहीं पाएंगे, उसमें माँ को, बच्चे को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए उस समय अगर ये पिकअप में आया है तो इमीडिएटली हमको हमारे कई सारे ट्रीटमेंट चालू करने पड़ेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो ट्रीटमेंट, हाँ जी, तो ये मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अगर सपोज हमको चौथे 5वें महीने पे पता चला कि बच्चे के आजू बाजू पानी कम है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? और अगर हमको 8वें महीने पे पता चला कि पानी कम है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? चौथे 5वें महीने में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको फीटल अनोमलीज को रूल आउट करना है, और इसीलिए हमारी जो 3D 4D सोनोग्राफी अनोमली स्कैन होते हैं तो वो हम करवाते हैं, और अगर वो नॉर्मल है तो हमारे माइंड से वो चीज़ रूल आउट हो गई है। सेकंड चीज़ है कि अभी पानी कम है तो बच्चे का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा और प्रेगनेंसी पूरी टर्म तक खींच नहीं पाएगी। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। उससे बच्चे का बर्थ वेट भी कम आएगा और शायद हमको जल्दी डिलीवरी करानी पड़े बच्चे को बचाने के लिए। जितना जल्दी लाइकर कम होगा, जितना जल्दी ओलिगोहाइड्रोनेस होगा वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, उतना बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ कम होगा, पल्मोनरी लंग्स का डेवलपमेंट कम होगा और उसके कारण पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, मतलब लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। बच्चे के लिम्स और मसल और बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको हाथ पैर हिलाने के लिए जगह नहीं होगी, तो उसके कारण उसका मसल डेवलपमेंट नहीं होगा। और कभी कभी ऐसे केसेस में IUFD मतलब पेट के अंदर ही बच्चा मर भी सकता है शुरुआत की प्रेगनेंसी में। लास्ट टाइम में लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर, अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ओलिगोहाइड्रोनेस होता है तो अर्ली डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेमोरीज के कारण बच्चा इमेच्योर हो सकता है, या फिर बच्चा डिलीवरी के टाइम पे लैट्रिन कर सकता है और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सारे रिस्क हमारे पास रहते हैं। अच्छा, ये बता दिया आपने डायग्नोस कैसे करते हैं। अब ये बताओ कि हम लोग पानी का लेवल हमने डायग्नोस कर लिया 28-30 वीक्स पे है, बॉर्डर लाइन लेवल है 8-9 के आसपास, तो हम लोग क्या नॉन मेडिकल चीज़ें बोल सकते हैं पेशेंट को बिना दवाइयाँ खाए कि आप ये सब चीज़ें करें तो पानी का लेवल इम्प्रूव हो सकता है? नॉन मेडिकल चीज़ें की जैसे बात करें तो हम रूटीन में भी हमारे सभी पेशेंट्स को बोलते ही हैं कि जो मैटरनल हाइड्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अपना 3 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक माँ का होना ही चाहिए। माँ की जो सोने की पोजीशन है वो हम चौथे 5वें महीने से ही बोलना शुरू करते हैं कि लेफ्ट लैटरल, मतलब लेफ्ट साइड में टिल्ट करके सोना है। उसका मेजर कारण है कि जब वो लेफ्ट साइड में सोते हैं तो उनका जो यूट्रस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और राइट साइड ऑफ द बॉडी से हमारी जो मेजर ग्रेट वेसल्स है जो हमारे पाँव से जो खून ले जा रही होती है हार्ट में, वो मौजूद होती है, तो उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। इसलिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन से मदर का ओवरऑल सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मदर को सूजन कम आती है और उस तरह से बेबी का सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन हो गई, मैटरनल हाइड्रेशन हो गया, ऑफ कोर्स मैटरनल गुड डाइट, फाइबर डाइट और स्ट्रेस फ्री रहना, और अपनी ये सारी जो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये डाइट कर लिया, सप्लीमेंटेशन कर लिया, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं हम लोग बिल्कुल पानी बढ़ाने के लिए? जी, अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात पे आ रहे हैं तो मेडिसिन में हमारे पास कई सारी 4-5 पैकेट ऑफ दवाई होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, आर्जिनिन करके कंपोनेंट होता है जो पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और ये जो पाउडर हम पानी में मिला के उनको देते हैं पीने के लिए, और ये सैशे क्या करते हैं, बच्चे के है ना वैसोडाइलेटेशन करते हैं। जो हमारी यूट्राइन आर्टरी से जो बच्चे तक ब्लड पहुंचा रही है उनमें वैसोडाइलेटेशन करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इससे हम ये नंबर 1 मेडिसिन है। इसको पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है, इसके सैशे अवेलेबल है मार्केट में।
दूसरी चीज़ है कि हम लोग उनको कई बार है ना ये प्रोटीन की जो बॉटल्स आती है पानी पर अमीनो एसिड्स की जो बॉटल्स लिक्विड के फॉर्म में पेरेंटल इंजेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल है, उससे बच्चे को हम प्रोटीन दे पाते हैं, अमीनो एसिड्स दे पाते हैं, तो बच्चे को प्रोटीन भी बढ़ता है जिससे बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद मिलती है और एट द सेम टाइम ऐसा बोलते हैं कि वो पानी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप क्या ऐड करेंगे? सपोज हमने ये दे दिया, पानी नहीं बढ़ रहा है, दो सिनेरियोज हैं हमारे पास, एक 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है और एक 34 वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो अब हम लोग आगे क्या डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? पहले 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है। देखिए, कोई भी प्रेगनेंसी जो 28 और 30 वीक्स के आसपास है, तब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का जो वैल्यू है हम वो पकड़ के नहीं चलते। हमारा नंबर 1 ये होता है, टारगेट होता है कि हम प्रेगनेंसी को 34 वीक्स मिनिमम खींचें, ताकि बच्चे का लंग डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और 34 वीक्स के बाद अगर कोई कारण से डिलीवरी करानी पड़े तो बच्चे की लंग मेच्योरिटी अच्छी आए और बच्चा सांस ले पाए और उसका जो NICU एडमिशन का जो स्टे है वो कम से कम रहे। इसलिए बच्चे की मेच्योरिटी, क्योंकि बाहर लाके भी अगर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो हमारा पर्पस कंप्लीट नहीं हो रहा है। पानी कई बार बहुत कम रहता है, लेकिन उसमें हमको उनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और साथ में हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि वो खुद का हाइड्रेशन बढ़ाए। जो हमारे आर्जिनिन के पाउडर है उनका हम डोज बढ़ाते हैं। हम लोग उनको कई बार बॉटल से पेरेंट्रल हम IV उनको फ्लूइड्स भी RL वगैरह देते हैं, प्रोटीन के इंजेक्शंस देते हैं। इन सब से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो एटलीस्ट एकदम बहुत जल्दी से कम भी नहीं होता है, वो उसको थोड़ा मेंटेन कर पाता है, ताकि हमारा 30 से 34 वीक्स का जो 3 to 4 वीक्स का पीरियड है वो हमारा खींच जाए और अमीनो एसिड से बच्चे का वजन भी बढ़े। 28 वीक्स पे आपने बोला हम लोग ये सब करेंगे, आपने एक मॉनिटरिंग शब्द का इस्तेमाल किया। करेक्ट। मॉनिटरिंग मतलब कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? हम लोग कुछ दूसरी रिपोर्ट करवाएंगे या कुछ डॉपलर करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? करेक्ट। तो मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास एक तो हम उनको बोलते हैं कि आपको बच्चे का मूवमेंट कैसा महसूस हो रहा है, उसके लिए हम डेली फीटल मूवमेंट काउंट का एक चार्ट दे देते हैं उनको, जो पर डे सुबह मॉर्निंग 8 AM से रात के 9 PM तक 10-12 घंटे में वो उसको चार्ट करते हैं, जिससे उनको खुद भी पता पड़ता रहता है कि भाई बच्चे का उनको मूवमेंट 10 से 12 बार या 15 बार कैसा मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज़ वन। दूसरा चीज़ है, हमारे लिए हम जो सोनोग्राफी से, हम खुद अपनी सोनोग्राफी से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेजर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स एवरी 4 डेज या एवरी 2 डेज या बाई वीकली हम उनको बुलाते हैं। प्लस जैसे आपने जो टेस्ट का बोला, हमारे लिए डॉपलर सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डॉपलर सोनोग्राफी ये बताती है कि बच्चे के ब्रेन में और प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, और हमारा एक रेशियो होता है उसमें, सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो, और ये रेशियो कैसा मेंटेन हो रहा है। अगर रेशियो 2 से ज़्यादा है, एनीथिंग मोर देन 2 इज़ वेरी गुड। उसमें पानी अगर कम भी है लेकिन बच्चों को ब्लड सप्लाई अगर अच्छी मिल रही है तो हम आराम से प्रेगनेंसी को थोड़ा खींच पाएंगे। लेकिन अगर रेशियो ज़्यादा कम हो रहा है या बॉर्डर लाइन हो रहा है तो उस केस में हमको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बच्चे को प्रेगनेंसी में खींचने के लिए। डॉक्टर सोनोग्राफी पे अगर सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो 2 से अच्छा है और लाइकर अगर 2 या 3 के आसपास AFI है तो भी हमको चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर वो 2 से कम होता है लेकिन और 1 से ज़्यादा होता है तो भी हम लोग प्रेगनेंसी को पुल ऑन कर सकते हैं गार्डेड प्रोग्नोसिस के साथ। लेकिन जैसे ही सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो 1 से कम होता है हमको उसका तुरंत डिलीवरी करानी पड़ती है। 1 से कम रेशियो का मतलब है कि बच्चे के मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन में ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया है और उसको हमको डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल करनी पड़ती है। तो जब भी हमारे पास 28-30 वीक्स पे ओलिगोहाइड्रोनस का पेशेंट आता है, सबसे पहले हम लोग उसको लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उसको जैसा सपना ने बताया नॉन मेडिकल चीज़ों के साथ साथ हम लोग उसको एमनियो एसिड्स के इन्फ्यूजन देते हैं, एलार्जिनिन का सप्लीमेंटेशन देते हैं, और वो टाइम पे हमारे पास एक दिन क्रिटिकल होता है। सबसे पहला टारगेट होता है हमारा कि हम लोग 30 वीक्स तक कैसे भी करके पुल ऑन करें, क्योंकि जो NICU में एडमिशन बच्चे, ऐसे केसेस में बच्चे को NICU में एडमिशन तो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर एक बार 30 वीक्स तक हम लोग कैसे भी करके पुल ऑन कर लेते हैं तो NICU में एडमिशन का जो दिन होता है, नंबर ऑफ डेज, वो बहुत कम हो जाता है और पेशेंट को, बच्चे को वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। हालांकि बच्चे का वजन कम रहता है लेकिन वीक्स ऑफ मेच्योरिटी, लंग मेच्योरिटी के हिसाब से इम्प्रूव हो जाता है। अब यही सिनेरियो हमारे पास 34 वीक्स के आसपास आया है जी। AFI उसका 2 के आसपास है। अब बताओ हम लोग कैसे मैनेज करें? राइट, ये 34 वीक्स के आसपास आया तो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारे लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और डॉपलर पैरामीटर,
ये दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। अभी सबसे पहली अच्छी गुड न्यूज़ हम उनको बताएंगे कि लंग मैच्योरिटी हमारी लगभग कंप्लीट हो रही है और हमने लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस भी दे दिए हैं। तो कोई कारण से अगर अर्ली डिलीवरी करानी भी पड़ रही है तो जो NICU का एडमिशन है वो कम ही रहने वाला है। तो हमने एक क्रिटिकल टारगेट क्रॉस कर लिया है। ठीक है। लेकिन अभी हम कोई जल्दी नहीं बचाएंगे जब तक हमारे डॉपलर पैरामीटर्स फॉल नहीं हो रहे हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम है, 3-4 के आसपास है, लेकिन डॉपलर रेशियो हमारा मोर देन 2 या 1.5 to 2 है, तो अभी भी हम प्रेगनेंसी को पुल ऑन करेंगे और हमको बोलेंगे कि जितने दिन इसमें खींचेंगे हम उसमें बेबी को खींचेंगे। प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करेंगे विद ऑल दोज थिंग्स जो अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, जब हम लोगों का एक दिन डिसाइड आ गया कि उसका डॉपलर पैरामीटर्स बिगड़ने लगे हैं, करेक्ट, इसमें 34-35 वीक्स के आसपास कुछ NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट का कोई रोल होता है? जी, 34 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक और NST जो आपने बोला है नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये बच्चे का एक ग्राफ होता है, फीटल हार्ट, कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे के फीटल मूवमेंट्स, उसका एक ग्राफ होता है जिससे हमको ये पता पड़ता है कि अंदर बच्चे की वेलबींग कैसी है, कि ओवरऑल बच्चे का एक्टिविटी लेवल कैसा है। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स में अपनी OPD में कर पाते हैं और इसमें बार बार सोनोग्राफी नहीं करनी पड़ती है। पेट पे हम 2 बेल्ट लगाते हैं और उससे हम ये ग्राफ निकाल पाते हैं जिसको हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट हालांकि 36 वीक्स के बाद ज़्यादा रिलायबल होता है, 36 वीक्स से पहले बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, इसलिए हमको डॉपलर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है सपना से कि हम लोग मोड ऑफ डिलीवरी कैसे डिसाइड करेंगे ओलिगोहेटेरोनियस में। AFI 2 है, एक सिनेरियो है 28-30 वीक्स, डॉपलर पैरामीटर्स बिगड़ चुके हैं, हमको डिलीवरी कराना है इमीडिएट, और एक पैरामीटर्स है 34-35 वीक्स पे। 38-39 वीक्स पे हम लोग बाद में आएंगे। 30 वीक्स वाले पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी हम लोग क्या नॉर्मल डिलीवरी कराने का कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे केस 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारा केस सिनेरियो ये है कि 28-30 वीक्स के एकदम बॉर्डरलाइन मैच्योरिटी जैसा है और हमारा AFI काफ़ी कम हो गया है, 2, 3, 4 कुछ भी हम पकड़ लें, और लेकिन हमारे डॉपलर पैरामीटर्स जो हमारा डॉपलर रेशियो 1 है या <1 है, तो अब हम बच्चे को पेट में रखना हमारा सेफ नहीं है। हालांकि इसको और डिटेल में हम जा सकते हैं, बट इस वीडियो के माध्यम से हम एक जनरल गाइडेंस दे रहे हैं। इसमें और भी क्राइटेरिया होते हैं, डक्टस विनोसस का कितना रेशियो है, कई लोग एओर्टिक आर्च, एओर्टिक स्टमस के ऊपर बात करते हैं, बट वो सब मैं यहाँ नहीं बात करूँगी। हम लोग अगर डॉपलर पैरामीटर बिगड़ गया तो जैसे हमने बताया कि डॉपलर रेशियो बिगड़ रहा है, मतलब बच्चे के ब्रेन में सप्लाई नहीं पहुँच रही है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है, और अगर ज़्यादा देर पेट में रखा तो हम बच्चे के पेट में ख़त्म होने का, IUFT होने का खतरा हो सकता है। इसलिए उसको तुरंत हमको बाहर निकाल लेना है और इसमें ओनली एंड ओनली सिजेरियन सेक्शन इज़ द मोड ऑफ डिलीवरी, क्योंकि हमको तुरंत उसका इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल के NICU में उसकी मॉनिटरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। हमको बच्चे को तुरंत डिलीवरी करानी होती है। अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराने का कोशिश करें तो हमारे 8, 10, 12 घंटे निकल सकते हैं। 8, 10, 12 घंटे का दर्द वो बच्चा सहन कर पाएगा कि नहीं हमको पता नहीं। और एक बार जब डॉपलर पैरामीटर्स बिगड़ने चालू होते हैं, मतलब बच्चे माँ से बच्चे के यूट्रस में, यूट्रस से बच्चे के प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से बच्चे को मिलने वाला खून कम हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में हर एक कॉन्ट्रैक्शन 1 से 1.5 मिनट का होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बच्चे को मिलने वाले खून में लगभग 50 से 60% की कमी होती है। क्या वो खून की कमी बच्चे के ब्रेन तक जो ऑलरेडी कम खून जा रहा है, वो बच्चा 8 घंटे तक सहन कर पाएगा, वो हमको पता नहीं होता है। इसलिए आजकल के ज़माने में और हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि हम लोग उसको जान पाएँ। और दूसरी चीज़, इतना कमज़ोर 30 वीक्स का जब बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी का जब प्रोसेस होता है, उसमें जो लास्ट स्टेज जो क्राउनिंग होता है, जब हेड की डिलीवरी होती है, तो बच्चे का माथा इतना सॉफ्ट होता है कि वो कॉम्प्रेशन फॉलोड बाय डिकॉम्प्रेशन के फोर्सेस को सहन नहीं कर पाता है और उसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के चांसेस होते हैं। इसलिए जब 30 वीक्स का बच्चा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी यूजुअली कराना बच्चे के लिए एडवाइसेबल नहीं होता है। प्रेफरेबली इलेक्टिव LSC और इमरजेंसी में LSCS करके तुरंत NICU में एडमिशन करते हैं। सेम सिनेरियो 34 वीक्स पे है। 2 चीज़ें हैं, एक पेशेंट लेबर में नहीं है और एक पेशेंट थोड़ा सा अर्ली लेबर में है। जी। पेशेंट के रिलेटिव्स अगर अड़ जाते हैं या पेशेंट अड़ जाता है कि हमको तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो क्या आप नॉर्मल डिलीवरी आप कराएंगे? दूसरा, आप अगर कराने का ट्रायल भी देंगे तो आप कितना घंटे तक आप ट्रायल दे सकते हैं? यहाँ पे हमारा जो केस सिनेरियो, जैसे आपने बोला कि 34 वीक्स के आसपास है, लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस कवर्ड है और डॉपलर पैरामीटर हमारा ख़राब हो गया, हमारा जो CP रेशियो है वो <1 हो गया।
जब जैसे हम बता रहे हैं कि सीपी रेशो कम होता है तो बच्चे के ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो हमारा नंबर 1 लाइन ऑफ मैनेजमेंट यही रहेगा कि जितनी प्रेगनेंसी पुल ऑन मैक्सिमम करनी थी हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमको इस बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए। वैसे भी लंग मैच्योरिटी अच्छी हो गई है और एनआईसीयू में उसको बैकअप के लिए भेजना चाहिए, और निकालने का नंबर 1 ट्रीटमेंट हमारा यही है कि हम उसको इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करके बाहर ले लें। लेकिन अगर रिलेटिव्स कन्विंस्ड नहीं हैं और उनको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, और अगर पेशेंट को लेबर पेन है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हल्का हल्का दर्द हो रहा है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की जगह भी खुल गई है, तो उस केस में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसमें रिस्क है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब लेबर पेन चालू होगा तो लेबर पेन के जो कंट्रैक्शंस होंगे उसमें कॉर्ड कंप्रेशन होगा, क्योंकि पानी की मात्रा पेट में कम है तो कॉर्ड में ज़्यादा कंप्रेशन होगा, और ज़्यादा कंप्रेशन होगा तो जितनी देर कंट्रैक्शन रहेगा 45, अच्छा लेबर पेन में कम से कम 45 सेकंड्स तक कंट्रैक्शन बना रहता है, तो उतनी 45 सेकंड्स तक बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। और डॉपलर पैरामीटर से हमको पहले ही पता है कि बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रही है, तो ओवरऑल बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कम हो जाएगी, और इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द फीटस। और जब बच्चे को इस तरह का स्ट्रेस होगा तो उसके जो पेट में लैट्रिन करने के जो चांस है डिलीवरी के प्रोसेस में अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जिससे उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। जो लैट्रिन करने का चांस बोला आपने, उसको मेकोनियम बोलते हैं, वो मेकोनियम पास कर देगा जी। मेकोनियम क्यों डेंजरस है बच्चे के लिए? क्यों हम लोग जनरल पब्लिक नहीं समझ पाती, हम डॉक्टर्स को मेकोनियम से डर क्यों लगता है? अभी ये जो मेकोनियम क्या होता है ना, पहली हरी हरी लैट्रिन जो बच्चा करता है, अभी क्या होता है कि वो बाहर आके डिलीवरी के बाद करे तो उसमें हम देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि अरे बच्चे ने पहली लैट्रिन करी। लेकिन यही चीज़ अगर माँ के पेट में हो रही है तो उसमें बच्चे को खतरा है, क्योंकि ये हम इतनी देर से जो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के आसपास के पानी की बात कर रहे हैं, वो बच्चा पानी स्वॉलो करता रहता है, स्वॉलो भी करता है और सांस से नाक में भी जाता है। तो जब वो नाक में जा रहा है और स्वॉलो कर रहा है तो वो अपने लंग में उसको एस्पिरेट करता है पानी को, और उस पानी में अगर वो लैट्रिन है और मेकोनियम है तो बच्चे को लंग में जाके केमिकल निमोनाइटिस करता है, और ऐसे केस में बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर डिलीवरी का पानी गिर रहा है और डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चा नीचे खसक रहा है तो हम उस मेकोनियम को देख पाते हैं कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है। हम ये असेस कर पाते हैं कि अभी उनका डायलिटेशन पूरा 10 सेंटीमीटर हुआ है कि नहीं, बच्चे का स्टेशन ऊपर है कि नीचे। अगर बिल्कुल डिलीवरी की तैयारी है तो तुरंत हम उसको डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा गंदा पानी ना पिए। लेकिन अगर बच्चा ऊपर है, अभी आधा डायलिटेशन भी नहीं हुआ है और डिलीवरी को टाइम है, तो हम ये असेस कर पाएंगे कि नहीं अभी लेट हो रहा है और बच्चे को तकलीफ हो सकती है, तो उस केस में हम उनको सिजेरियन सेक्शन के लिए ले जा सकते हैं। बट जब हम डिलीवरी का पेन स्टार्ट कर रहे हैं और अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे ने मेकोनियम पास करा है कि नहीं। ओनली थिंग इज कि जो हमारे नॉन स्ट्रेस टेस्ट होते हैं उसमें कई बार बच्चे की हार्ट बीट में डेसिलरेशंस देखने में आते हैं, जिससे हम असेस कर पाते हैं कि अंदर बच्चा को तकलीफ हो रही है, उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। मतलब मेन कहने का कंक्लूजन ये है कि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के ओलिगोहाइड्रोनियस में सीरत नहीं करना चाहता है। एज ए डॉक्टर हमको पढ़ाया गया होता है कि ओलिगोहाइड्रोनियस का मतलब है कि बच्चा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है बच्चे की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ है, उसके हो सकता है ब्रेन तक ब्लड बराबर पहुँच नहीं रहा है। और ऐसे बच्चों में अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का वेट करेंगे 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेमन जनरल पब्लिक को कभी कभी हमारे लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये पूरा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ AFI2 सपोज 39 वीक्स पे हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? डॉपलर के पैरामीटर CPR 1 के आसपास है, 0.9 1.1। नहीं, अगर डॉपलर पैरामीटर्स हमारा बॉर्डर लाइन 1.1 1.2 भी है और पानी थोड़ा कम हो रहा है तो हमको पता है कि उनकी डिलीवरी की तारीख आ रही है, उनका 9वां महीना बैठ किया है और 9वें महीने के भी ऊपर दिन हो गए, बच्चा कम्प्लीटली मैच्योर है डिलीवरी के लिए। तो हम अगर वो लेबर पेन उनको अगर हम बिशप स्कोर हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, हम उनके पेल्विस को असेस करते हैं कि उनका अभी लेबर पेन सेट हो रहा है कि उनके सर्विस का कैसा डायलिटेशन है, वो सब हम असेस करते हैं। अगर वो लेबर में है तो हम लेबर को फर्दर इंड्यूस ऑगमेंट करेंगे, लेकिन अगर वो लेबर में नहीं है तो पेशेंट को पूरा काउंसिल करने के बाद हम लेबर पेन को इंड्यूस करेंगे। लेबर पेन इंड्यूस करने का मतलब सपना का है कि हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं, लेबर पेन उठाने की दवाई स्टार्ट करते हैं, दवाई इंजेक्शन बॉटल जो भी आप गिने, और उसके बाद हम लोग वेट करते हैं। अभी कोई भी पहली पेशेंट की डिलीवरी या दूसरी पेशेंट की डिलीवरी में हमको लेबर पेन स्टार्ट करने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं, और उसके बाद 6 से 8 घंटे और हमको वेट करना पड़ता है, मतलब 12 से 14 घंटा वेट करना पड़ता है। खाली सवाल ये आता है
कि आगे हमको NST और डॉपलर एग्जामिनेशन से हमको ये पता चल जाता है कि क्या हम लोग 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे वेट कर सकते हैं। अगर डॉपलर पैरामीटर और NST दोनों नॉर्मल है तो हम लोग 8 घंटे, 12 घंटे वेट कर सकते हैं। और अगर वो एबनॉर्मल है तो शॉर्ट ट्रायल ऑफ लेबर ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसा सपना ने बताया, अगर पेट के अंदर मेकोनियम हो गया, हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हमको पता चल सके मेकोनियम है। वो मेकोनियम कितने टाइम से है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो 8 घंटे से मेकोनियम है तो बच्चे के लंग्स में चला जाएगा, तो इमीडिएट डिलीवरी के बाद पक्का बच्चा NICU में जाएगा और वहाँ वेंटिलेटर पे चढ़ जाएगा। और NICU में और वेंटिलेटर पे गया मतलब बच्चे का ओवरऑल प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एक चीज़ बोलते हैं हम लोग डिलीवरी के बाद, हमारा जो एक अपगार स्कोर करके आता है कि बच्चे को कितना एस्फिक्सिया हुआ है, वो इस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेकोनियम कितने टाइम तक था, डिलीवरी कितनी ट्रॉमेटिक थी। ऐसे पेशेंट्स में बच्चे का फीटल हार्ट डिसेलरेशन अगर डिलीवरी के टाइम पे हो रहा है तो हमको उसको कभी कभी वैक्यूम या फोर्सेस डिलीवरी करना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स बच्चे के ओवरऑल वेलबींग पे अफेक्ट करते हैं। तो सपना, कंक्लूजन में आप ओलिगोहाइड्रोमनस के बारे में क्या बताना चाहोगे? एक, कितना कॉमन है, हमको क्यों इससे डरना चाहिए, ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और मैनेजमेंट ऑप्शंस में नॉर्मल डिलीवरी और सीजर के फायदे और गैर फायदे तुरंत 1 सेकेंड 1 मिनट। जी, ओलिगोहाइड्रोमनस जैसे हमने बोला कि 4 से 12% लोगों में देखने में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से वीक्स पे ये डायग्नोस हुआ है, और थर्ड चीज़ है कि इसके डॉपलर पैरामीटर्स कैसे हैं। अगर है ना प्रेगनेंसी 34 वीक्स तक खींच सकती है तो हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी 34 वीक्स तक खींचे, और उसके बाद अगर बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है तो मोस्टली बच्चे के लंग मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई होती है। और अगर डॉपलर पैरामीटर ख़राब है और इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करके अगर हमको निकाल लेना चाहिए अगर उसके डॉपलर पैरामीटर ख़राब है, ताकि NICU स्टे भी उनका कम हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम जो ये लॉजिकल चीज़ें उनको एक्सप्लेन करते हैं वो उनको मेडिकली इतना समझ में नहीं आती है। उस समय पेशेंट लोग, रिलेटिव्स लोग इस बात को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर ट्रीटमेंट में जाए, फैमिली के बड़े लोग भी डॉक्टर्स के साथ मिलते रहे, ताकि डॉक्टर्स और फैमिली के बीच में एक रैपो डेवलप होता रहे। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट मेरे को ऐसा पूछते हैं कि सर हम तो पानी बराबर पीते हैं तो हमारे बच्चे के आजू बाजू पानी कम कैसे हो गया। आप जब पानी बराबर पी रहे हैं तो आप अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बच्चे का, आपके यूट्रस से बच्चे के प्लेसेंटा में और बच्चे के प्लेसेंटा से बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के हार्ट तक ब्लड बराबर जा रहा है कि नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स क्या है, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या फिर आपके बॉडी में ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ है, आपको एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जैसा सपना ने बोला, ट्रस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करिए। कोई भी डॉक्टर बिना मतलब का सिजेरियन सेक्शन नहीं करेगा। उसका खाली एक ही एम होता है, बच्चे को और माँ को अच्छे से आपका डिलीवरी करके देना। A good family is the one in which mother is also healthy and child is also healthy after delivery, which makes both parents and doctors happy and healthy and